मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच जारी जंग का आज 21वां दिन है। खाड़ी देशों के बाद अब इसराइल के तेल भंडार ईरानी मिसाइल्स के निशाने पर है। ईरान ने इसराइल के उत्तर बंदरगाह शहर हाइफा के तेल रिफाइनरों को टारगेट किया, जिसकी वजह से हाइफा में 45 मिनट के लिए बिजली सप्लाई ठप हो गई। हालांकि इसराइल ने ईरानी हमले में किसी बड़े नुकसान से इनकार किया है। इसराइल के मुताबिक कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बिजली ग्रिड में मामूली नुकसान हुआ, जिसे ठीक कर लिया गया है। जंग के 20वें दिन इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सामने आकर अपनी मौत की खबरों पर कहा कि मैं जिंदा हूं और आपके सामने हूं। नेतन्याहू ने दावा किया कि 20 दिन की जंग में ईरान की परमाणु ताकत खत्म हो गई है। उसके पास परमाणु संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है और अब वो दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। नेतन्याहू ने अमेरिका को जंग में धकेलने की खबरों को भी गलत बताते हुए कहा कि ट्रंप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पास अब बहुत कम वक्त बचा है। हमारा मिशन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और ईरानियों को आजादी का हक देना हमारा लक्ष्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग को लेकर बड़ा दावा किया है। चाहे तो 2 सेकंड में इसे खत्म कर सकते हैं। ट्रंप ने ईरान में सेना भेजने से इनकार किया। कहा अगर सेना भेज भी रहा होता तो बताता नहीं। ट्रंप ने ईरान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हुए दावा किया कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसकी नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब ईरान में कुछ बचा नहीं। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों पर दावा किया कि जल्द ही तेल की कीमत कम हो जाएगी। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर वॉशिंगटन पहुंची जापान के पीएम सनाए तकाइची से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर का जिक्र कर उन्हें शर्मिंदा कर दिया। ईरान पर हमले से पहले सहयोगी देशों को जानकारी नहीं देने के सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमने किसी को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि हम अचानक हमला करना चाहते थे। जापान से बेहतर अचानक हमला कौन कर सकता है। ईरान के साथ जंग के 20वें दिन अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आई। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के F-35 स्टेल्थ विमान को मार गिराया। ईरानी सेना के मुताबिक F-35 फाइटर जेट ईरान के एयर स्पेस में था, तभी उसे हिट किया गया। ईरानी मीडिया की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है। F-35 स्टेल्थ जेट की कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा है। इजरायल ने जंग के 20वें दिन ईरान पर बमबारी का वीडियो जारी कर ईरान के सैन्य वाहनों और कमांड सेंटर्स को उड़ाने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक कैस्पियन सागर में ईरानी नौसेना के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। साथ ही ईरानी नेवी के मिसाइल बोट और गार्ड शिप्स को भी उड़ा दिया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरानी नौसेना पर ये हमले बुधवार को किए गए थे। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बात की है। मोदी और मैक्रों के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और डिप्लोमेसी से ही समाधान निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान से भी बात की। ईद की बधाई के साथ प्रधानमंत्री ने ओमान पर हुए हमलों की भी निंदा की है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट कर शांति की बहाली पर जोर दिया। कहा कि कुछ समय के लिए सभी पक्षों को युद्ध को रोककर बातचीत करनी चाहिए, जिसके माध्यम से किसी समाधान की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। एनर्जी और ऑयल साइट्स पर हमलों पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की। कहा कि नागरिकों और ऑयल साइट्स पर हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट जंग के बीच कांग्रेस कंफ्यूजन में है। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार सही स्टैंड नहीं ले पा रही, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेता सरकार का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि चुप्पी साधना नैतिक हार नहीं है, युद्ध पर साइलेंट रहना जिम्मेदारी वाली स्ट्रैटेजी है। वहीं मनीष तिवारी ने भी सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है वो हमारी नहीं है। देश में एलपीजी सिलेंडर की मारामारी के बीच सरकार ने माना है कि एलपीजी की स्थिति अभी चिंताजनक है। सरकार की ओर से कहा गया है कि मिडिल ईस्ट की जंग से भारत में अछूता नहीं है। भारत एलपीजी और एलएनजी का बड़ा हिस्सा कतर से खरीदता है और इसलिए अगर वहां कुछ होता है तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। लोगों से गैस और पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदारी से बचने की अपील की गई। अच्छी बात यह है कि पैनिक बुकिंग में कमी आई है। साथ ही पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक होने की पुष्टि भी की गई है। यूपी के सोनभद्र में अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ओबरा थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम ने कई एजेंसियों और संदिग्ध ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। चौपन रोड स्थित एक दुकान से करीब 32 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। पुलिस को शिकायत मिली थी कि यहां अवैध रूप से सिलेंडर दोगुने से भी ज्यादा दाम पर बेचे जा रहे थे।
पुलिस की अचानक कार्रवाई से इलाके के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। देश में गैस की भारी किल्लत के बीच गुरुग्राम से लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां सोहना के सेंट्रल पार्क स्थित ट्राइबर वैली में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एलपीजी एटीएम की शुरुआत की है। एटीएम से डिजिटल पेमेंट के जरिए 24 घंटे गैस मिलेगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने देश भर में 4 गैस एटीएम खोले हैं। सोहना में एटीएम खोलने से सेंट्रल पार्क सहित स्थानीय लोगों को गैस का फायदा मिलेगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री निश्चित प्रामाणिक माथा भांगा सीट से वहीं चुनाव लड़ेंगे। रूपा गांगुली को बीजेपी ने सोनारपुर दक्षिण से प्रत्याशी बनाया है। एगरा से शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने कुल 19 महिला उम्मीदवार उतारे। पहली लिस्ट में 144 नाम थे। इस तरह बीजेपी बंगाल में अब तक 255 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां सभा खत्म होते ही स्थानीय ग्रामीणों के बीच आलू और प्याज लूटने की होड़ मच गई। दरअसल कृषि विभाग ने प्रदर्शनी के लिए आलू, प्याज और टमाटर से खूबसूरत रंगोली बनाई थी, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, लोग झोले और बाल्टियां लेकर इस सब्जी वाली रंगोली पर टूट पड़े और देखते ही देखते पूरी रंगोली साफ हो गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले के बवाना में भी घर में घुसकर फायरिंग की वारदात हुई है, जहां रवि भारद्वाज नाम के शख्स की मौत हो गई। वहीं परिवार के 3 और लोगों को गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए। फायरिंग को लेकर पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। पुलिस गैंगवार की भी आशंका जता रही है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की, तो वहीं सीसीटीवी के जरिए पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। यूपी के अलीगढ़ में 2 गुटों में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान 3 लोगों को गोली लग गई। रेल जाने को लेकर दोनों पक्षों के तरफ से हुई गोलीबारी। इस दौरान करीब 12 राउंड फायरिंग की गई। सड़क के बीचों बीच फायरिंग से बाजार में भगदड़ की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि फायरिंग की वारदात 12 मार्च की है, लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने फिलहाल दोनों गुट के 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के मुरादाबाद में विकास कार्यों की जांच के दौरान जमकर मारपीट हुई। झगड़े के दौरान कई लोग घायल हो गए। रसल गांव में हुए काम की जांच के लिए एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ितों के मुताबिक जांच टीम के पहुंचने पर ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस और जांच टीम सिर्फ मूक दर्शक बनी रही। हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से 5-5 लोगों पर केस दर्ज किया है। फिलहाल मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के चंदौली में निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर गया। मौके पर पहुंची जांच टीम ने हादसे को लेकर कमेटी बनाई है। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। मामले को देखते हुए जांच टीम ने एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल प्रोजेक्ट से जुड़े जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस दौरान एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस हादसे की जांच में जुट गई। पुलिस की टीम ने हादसे में घायल लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया। यूपी के महोबा में सीएमओ ऑफिस को प्रोजेक्ट मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। विजिलेंस की टीम ने 2 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। गिरफ्तार होते ही प्रोजेक्ट मैनेजर विजिलेंस टीम के सामने रोने चिल्लाने लगा। विजिलेंस के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी से ट्रांसफर के नाम पर 2 लाख रुपए का रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत कर्मचारी ने विजिलेंस को की थी। यूपी के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। पहले फेज में एक टर्मिनल और रनवे का काम पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट के अंदर कदम रखते ही वाराणसी और हरिद्वार के गंगा घाटों जैसा दिव्य एहसास होगा। सीढ़ियों का आर्किटेक्चर और डोम के आकार की छत भारतीय परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ती है। टर्मिनल की छत को नदी के बहाव जैसी जालीनुमा डिजाइन दी गई, जिससे दिन भर प्राकृतिक रोशनी अंदर बनी रहती है। यात्रियों को लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग तकनीक के जरिए पहचान के बाद एंट्री मिलेगी। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। मंदिरों में माता के दूसरे स्वरूप की पूजा के लिए सुबह से भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के बाद मंदिरों में माता की जयकारे लगा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय यात्रा पर मथुरा पहुंची है। द्रौपदी मुर्मू वृंदावन में प्रेम मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के प्रबंधकों ने राष्ट्रपति को सम्मानित भी किया।
इस दौरान गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी वहां मौजूद रही। द्रौपदी मुर्मू ने प्रेम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की आरती की। राष्ट्रपति के सम्मान में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान लेजर शो देखने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और उन्होंने कहा कि ये बहुत सुंदर है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम पर चैत्र नवरात्र के पहले दिन गंगा आरती की शुरुआत की गई। गंगा आरती की ड्रोन तस्वीर सामने आई है। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए। हिंदू नूतन वर्ष के दिन विश्वनाथ धाम में गंगा आरती से माहौल भक्तिमय बन गया। इस आयोजन से अब बाबा विश्वनाथ धाम आने वाले भक्तों को गंगा आरती के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक दिल्ली समेत 21 राज्यों में आंधी पानी और 6 राज्यों में ओला गिरने का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को भी बारिश हुई। तेज हवा और धूल भरी आंधी के साथ हुई बारिश के बाद मौसम एक बार फिर से सर्द हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आई एवलांच के बाद अब मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। इस बीच एवलांच में पर्यटकों की लापता गाड़ी बरामद हो गई। बर्फ के मलबे के नीचे फंस गई थी स्कॉर्पियो। बॉर्डर रोड टास्क फोर्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान मुगल रोड से बर्फ का मलबा हटाया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक को शुरू किया जा सके। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से पहले बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। फिलहाल सीएसके ने एलिस के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है, जिससे टीम की बॉलिंग लाइनअप पर असर पड़ सकता है। एलिस को सीएसके ने 2025 के मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए में खरीदा था और 2026 सीजन से पहले उन्हें रिटेन भी किया गया था। आईपीएल के महासंग्राम से पहले विराट कोहली ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ट्रेनिंग के दौरान विराट 2 बल्लों के साथ गेंद को उछालते हुए भी नजर आए। विराट कोहली ने फैंस के नाम एक मैसेज भी शेयर किया। विराट ने मैसेज में लिखा, मैं एक और चेस के लिए तैयार हूं। जब मैं आरसीबी की जर्सी में होता हूं तो अपना सब कुछ झोंक देता हूं।